विवेक बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विवेक के बेटे निखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विवेक की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, निखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विवेक की पत्नी सोना ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, निखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को शर्मिंदा करते हो? सोना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी कविता चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर चली गई। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विवेक राजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित किया होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उनकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विवेक की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विवेक को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनः स्थिति को कविता अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विवेक बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने बेटे से कहा, विवेक, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी, वो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। सोना को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, कविता ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विवेक जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन भावनाओं को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो विदेश में रहते थे, आने वाले थे। जब विवेक बहुत छोटा था, उनके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। विदेश से विवेक के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर पंत ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विवेक, भाभी नहीं दिख रही कहीं? कहाँ है? डॉक्टर पंत ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, सोना ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर पंत ने विवेक की ओर देखा तो विवेक ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर पंत सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि कविता को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर पंत दौड़कर कविता के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। कविता की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विवेक, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर पंत ने विवेक को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विवेक का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। कविता ने अपने बेटे का बचाव किया।
मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर पंत ने सोना की ओर व्यंग से देखा। सोना निरुत्तर होकर विवेक को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विवेक, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया था। सोना बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर पंत की आंखों में से आंसू की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ विदेश जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर पंत ने कविता से कहा। डॉक्टर पंत जो उनके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विवेक को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विवेक ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सोना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कविता से आंख मिलाए। कविता ने सोना की मनः स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विवेक को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सोना और बच्चों ने कविता के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। ऐसी होती है माँ।